हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो आज अपने पार्ट नंबर 15 उसका करने जा रहे हैं। तो वैसे क्या है कि ये चैप्टर बड़ा बहुत है। लगभग आप ऐसे मान लो कि आपका 8वां 9वां और 13वां चैप्टर अगर अपने तीनों मिला दें तो ये एक चैप्टर बनता है। ठीक है, लेकिन इस एक चैप्टर से आप देख लो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके आएगा। तो 5 नंबर बहुत होते हैं बच्चों, तो इस कारण ये चैप्टर क्या है, सीरियसली आप करते रहो। तो अब देखो, आज एक अपने थोड़ा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने पीछे की वीडियो में पढ़ा है कि जब अपने क्या करते हैं, किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, गतिमान आवेश को, तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। और उस बल का अपने सूत्र निकाला था, अलग अलग स्थितियां पड़ी थी उसकी। और आज अपने क्या है, एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक चुंबकीय तार को अगर अपने धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो तब उस पर जो बल लगेगा उस बल का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है धारावाही चालक तार है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। धारा क्या है, आवेशों का प्रवाही, विद्युत धारा होती है। आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो आवेश उसमें गति कर रहे हैं। तो जब आवेश गति कर रहे हैं तो उसका खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इसका जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तार का, तो जब उसको एक दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है, तो यही तो आपने बात पढ़ी थी कि अगर मान लो कि दोनों चीजें ही चुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, तभी वहां पर क्या है, बल लगता है। अगर मान लो, मैंने कहा था आपको, एग्जाम्पल भी दिया था पहले, कि अगर अपने एक चुंबक को एक प्लास्टिक की बाल्टी से चिपकाएं, प्लास्टिक के बर्तन से चिपकाएं, तो वो नहीं चिपकता, क्योंकि प्लास्टिक का व्यवहार चुंबकीय नहीं है। ठीक है, तो चुंबकीय व्यवहार या चुंबकीय बल प्रदर्शित करने के लिए दोनों का चुंबकीय व्यवहार दर्शाना आवश्यक है वस्तुओं का। तो अब देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले इस डायग्राम को समझो। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी। इसमें अपने एक चुंबकीय चालक तार को रखा है, सॉरी चुंबकीय तार मैं बोल देता हूं, चालक तार को रखा है धारावाही। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और वो इस दिशा में हो रही है प्रवाहित। इसको आप इस दिशा में भी प्रवाहित करवा सकते हो, लेकिन मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहां पर अलग करवा दूंगा, बुक में अलग दिया होगा, तो फिर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कारण मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं कि इसमें इस दिशा में आई धारा प्रवाहित करवा रखी है, आप जिस मर्जी दिशा में करवा सकते हो। ठीक है, और ये जो है थोड़ी टेढ़ी रखी हुई है, जो तार है वो थीटा कोण बनाती हुई रखी है तार, ये तार है एक। ठीक है ना, इसको दिखाए से रखा है क्योंकि तार गोलाकार होती है ज्यादातर, तो इस कारण अपने इसको इतना मोटा दिखा रखा है थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, तो अब इस तार में क्या है, तार को थीटा कोण बनाते हुए आपने इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ रखा है। तो अब इस पर अपने को क्या करना है, जो इस पर बल लगेगा उस बल का मान निकालना है। ठीक है, तो बल किस पर लगता है, तार पर, और तार में क्या उपस्थित है, गतिमान आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो अगर अपने मान लें, ये तो चलो इसकी व्याख्या लिखी है कि माना एक धारावाही चालक तार ए बी है, जिसमें ए से बी, ए टू बी की तरफ आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी लंबाई एल है, स्मॉल एल इसकी लंबाई ले ली, और इसे एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। बी एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें रखा गया है। तो यदि तार पर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश Q हो, तो इस पे इसके इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, क्योंकि देखो गतिमान आवेश के रूप में तार में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा वो आपको पता है Q V क्रॉस B, ये बल लगता है। ठीक है, लेकिन देखो एक तो यहां पर ये है कि आपको Q याद रखना है। Q है तार पर कुल आवेश, यहां पर क्यू, क्यू यहां पर क्या है, जो आपने तार ले रखी है उसमें कुल आवेश है। ठीक है, और जो V है यहां पर, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। अब तार तो खुद गति कर नहीं रही, उसमें गति क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। आवेश उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है तार में। तो तार में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का वेग। अब जब तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो देखो हर एक इलेक्ट्रॉन का तो अलग अलग होता है इसमें, लेकिन टोटल जो अपने वेग लेते हैं सभी इलेक्ट्रॉन का,
वो Vd यानी अपवाह वेग के बराबर होता है। यानी अपने सारे जो इलेक्ट्रॉन है उनका कॉमन या औसत वेग लेते हैं जब तार में क्या हो, आई धारा प्रवाहित हो रही हो, चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस औसत वेग को अपने अपवाह वेग बोल देते हैं। भाई अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग वेग होगा तो उस हिसाब से तो निकाल नहीं सकते, अपने सभी का कॉमन मान लेते हैं Vd है। तो जो बल का मान है वो अब ऐसे हो जाएगा F बराबर Q Vd वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी ये वेग अब आप किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग लोगे। अब देखो मेन चीज अपने को यही है, वैसे तो चलो फॉर्मूला ये है ही, अब इसमें यह है कि अपने को क्या करना होगा, इस Q का मान निकालना होगा। सबसे पहले इसको परिमाण के रूप में लिख लेता हूं मैं बल के, क्योंकि जब भी अपने डेरिवेशन करते हैं तो वेक्टर फॉर्म हटा के परिमाण के रूप में लिख लेते हैं, क्यू वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, F बराबर क्यू वी डी बी साइन थीटा, ये सही तरीका है इसको लिखने का परिमाण के रूप में। समझ आई बात। अब अपना जो टारगेट है वो ये है कि अपने को किसका मान निकालना है, Q का मान निकालना है, Q का मान, ये टारगेट है अपना नेक्स्ट। तो Q का मान निकालने के लिए अपने थोड़ी सी एक अलग ट्रिक का यूज करते हैं। देखो क्या कि अपने ये मान लेते हैं एक चीज, तो यहाँ L लंबाई इसकी तार की दे रखी है। तार के लिए दो चीजें मानते हैं कि जो तार का अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट है वो तार का A है वह। दूसरी चीज इसमें ये मानते हैं कि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब ये कितनी मानते हैं अपने, ये मान लेते हैं कि अपने पास स्मॉल n है, स्मॉल n है, क्योंकि Q का मान अपने को ज्ञात करना, उसके लिए अपने ये सारा झंझट कर रहे हैं। तो यहां पर आप इसको पूरा अगर थ्योरेटिकल रूप में लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो, माना यहां पर तार का अनुप्रस्थ काट A है, वह तार के इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो तार का आयतन, अगर मैं तार का आयतन अब आपको कहूं तो आप कहोगे कि सर A गुणा L होगा। तार का आयतन क्या होगा, A गुणा में L हो जाएगा। समझ आई बात कैसे, A अनुप्रस्थ काट और इंटू लंबाई, अनुप्रस्थ काट इंटू लंबाई क्या होती है, यहां पर अपने पास आयतन होती है। तो अब देखो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो n है, तो A गुणा L आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, देखो इकाई आयतन में तो क्या है n है, तो A इंटू एल आयतन में क्या आ जाएगी, NaL, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसको आप कैपिटल N से भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। अब तार में इतने इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन है, तो अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E होता है, E होता है, यानी E बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम, ये आवेश होता है। तो अपने क्या है, अब अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश वो तो होता है n, सॉरी E के बराबर, तो NaL इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इतने इलेक्ट्रॉनों पर जब आपको आवेश निकालना है तो ये हो जाएगा NaL और स्मॉल e। ठीक है भैया, आपने क्या किया कि तार का, देखो इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझो, बुक में ये क्या है, इतनी थ्योरी नहीं दी हुई है आपको, बुक में डायरेक्ट यहाँ ये वाला फॉर्मूला निकाल रखा है। समझो क्या कि अपने ये चीज मान लेते हैं, ये आपको माननी ही पड़ेगी इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करने के लिए। तो अपने मानते हैं अनुप्रस्थ काट ए है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो तार का आयतन निकाल लो पहले, तार का आयतन। अपने को आवेश निकालना है, तो आवेश निकालने के लिए अपने पास आप ये देखो भी, आवेश निकालने का एक ये वाला ही सूत्र है अपने पास, Q बराबर NE। तो अब E तो चलो अपने को पता ही है वैल्यू, N का मान निकालना है किसी ना किसी तरीके से भी, जो आपके पास क्या है तार है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है। तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपने निकाल ली, कैसे कि तार का आयतन निकाल लिया। अब इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो A गुणा L आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली, तो ये पूरी तार का आयतन ही है, तो पूरी तार में इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, NaLe। तो यानी कि ये किसका मान आ गया,
Q का मान आ गया अपने पास। जो टारगेट रखा था ये टारगेट क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्या इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इस समीकरण 1 में आप क्या करो, इस Q का मान रख दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो आप देखो इसको कैसे करेंगे, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, 1 में अपने क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो अब देखो क्या आएगा, ये वाला मान उठा के यहां पर रख दो, तो F बराबर आपके पास आ जाएगा Q की जगह NaLe, NaLe ये तो आ गया। फिर VDB साइन थीटा है, VDB साइन थीटा, तो काफी लंबा फॉर्मूला बन गया। अब इसको देखो एडजस्ट करते हैं कैसे, NaVDE इसको मैं इकट्ठा रख लेता हूं, NaVDE ब्रैकेट में, और LB साइन थीटा है यहां पर। ठीक है, LB साइन थीटा है ही। तो NaVDE आपके पास क्या होता है, जो आपने फॉर्मूला मैंने अपने नाम पर बताया था ना, क्या होता है, विद्युत धारा होती है। ठीक है, ये विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध वाला फॉर्मूला आ गया। तो यहां पर अपने लिख सकते हैं ILB साइन थीटा, और यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि I बराबर आपके पास NaVDE होता है, ये इसका कारण लिख दिया। ठीक है, तो ILB साइन थीटा, तो ये बल का क्या आ गया, परिमाण आ गया अपने पास भी, इतना बल लगता है अगर अपने पास L लंबाई की कोई तार है तो। ठीक है, अब इसका देखो लिखते हैं सदिश रूप अपने। तो सदिश रूप देखो, अगर मैं सदिश रूप की तुलना इससे करूं भी, ये देखो ये इसका क्या था, सदिश रूप था, इसको अपने इस रूप में लिखा QVDB साइन थीटा। Q यहां पर क्या थी, अदिश राशि थी। ठीक है, और यहां पर ये सदिश थी VD, और B भी क्या थी, सदिश थी। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में इसको लिख दिया। तो अब यहां पर भी देखो I अदिश राशि है, I की दिशा नहीं होती, L दूरी है, दूरी है, विस्थापन है, तो L की दिशा होती है, B की भी दिशा होती है। तो इसको अगर सदिश रूप में लिखूं तो F वेक्टर बराबर I को तो बाहर लिख लो, और ये हो जाएगा L क्रॉस B। क्या हो जाएगा, F बराबर IL क्रॉस B, आपके पास क्या आ जाएगा, बल का सूत्र आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो इस बल का सूत्र आपके पास ILB साइन थीटा, सामान्यतः ये लगाना है, और वैसे जो इसका सूत्र है वो आपको IL क्रॉस B लगाना है। समझ आई बात, तो IL क्रॉस B फॉर्मूला आ गया। अब इसकी अगर बल की आपको दिशा निकालनी हो तो दिशा आप किससे निकाल सकते हो, सदिश गुणन के दाएं हाथ के नियम से, सदिश गुणन के दाएं हाथ के नियम से। ठीक है, एक तो ये है, बाकी अपने दो नियम अभी और पढ़ेंगे इससे संबंधित दिशा निकालने। तो सदिश योग गुणन के दाएं हाथ का नियम क्या है कि अगर अपने क्या करें कि पहले सदिश की तरफ अपनी अंगुलियों को खोलें और दूसरे सदिश की तरफ मोड़ें, तो जो अंगूठा होगा वो अपने को किसकी दिशा बताएगा, बल की दिशा। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गए कि सर बी वेक्टर की दिशा तो पता है, लेकिन एल की कौन सी दिशा लें। तो एल वेक्टर की दिशा आपको हमेशा याद रखना है कि एल वेक्टर की दिशा कहां लेनी है, धारा की दिशा में ही लेनी है, धारा की दिशा। एल वेक्टर की दिशा और धारा की दिशा क्या है, बराबर ही, यानी जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है वही आपकी क्या हो जाएगी, एल वेक्टर की दिशा हो जाएगी। तो अब अगर इस स्थिति में मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर आप दाएं हाथ का नियम लगा सकते हो, आपको क्या है, बल की दिशा पता लग जाएगी कि कौन सी दिशा में बल लगेगा। अब आपको दाएं हाथ को इस प्रकार मोड़ना है कि उसकी अंगुलियां हैं वो एल वेक्टर की तरफ रहें और उनको बी वेक्टर की तरफ मोड़ा जा सके। ठीक है, तो आप देखो यहां पर अगर मैं ऐसे रखता हूं इसको, ये क्या है, एल की दिशा में ही है। ठीक है, मेरी शक्ल चाहे आपको ना दिख रही है, उंगलियां तो दिख रही होंगी, ये एल की दिशा में है और इसको बी की तरफ ऐसे मोड़ते हैं। अगर आप इस हाथ को ऐसे रखोगे तो तब बी की तरफ नहीं मुड़ेगा, क्योंकि बी वेक्टर की दिशा ये वाली थोड़ा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अंगुलियों को कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, एल वेक्टर की तरफ रखा और बी वेक्टर की तरफ मोड़ा, ये बी वेक्टर की दिशा है इधर वाली, तो इधर मोड़ा तो जो अंगूठा है ये ऊपर की ओर आ रहा है, तल के लंबवत ऊपर की ओर आ रहा है। तो यहां इस जो ये वाली स्थिति है इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, या चुंबकीय बल की दिशा क्या हो जाएगी, तल के लंबवत
ऊपर की ओर हो जाएगी, यहाँ पर दिशा होगी जो, ठीक है, जो बल की दिशा होगी यानी इस तार पर जो बल लगेगा वो तल के लंबवत ऊपर की ओर लगेगा, ऐसे लगेगा भी जैसे इस तार को अपने ऐसे खींच रहे हैं ऊपर की ओर। समझ आई बात? तो इसको देख लो, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक ये वाला। अब इससे आगे अपने एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, और ये काफी अच्छा डेरिवेशन था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो इसकी स्पेशल केसेस, जो विशेष स्थितियां हैं, वो आपको बता देता हूं मैं। वैसे तो आप जानते ही हो विशेष स्थितियों के बारे में। स्पेशल केसेस, ठीक है, दो स्थितियां बनेंगी। पहले नंबर पर, यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, ठीक है, समांतर हो मतलब थीटा बराबर आपका 0 डिग्री हो। दो ही विशेष स्थितियां दी है आपकी बुक में, दो ही मैं बता रहा हूं। तो F बराबर क्यू वी बी साइन 0, मतलब 0 यानी मिनिमम बल लगेगा इस पर, ठीक है। और दूसरी विशेष स्थिति क्या है कि यदि थीटा 90 डिग्री हो, मतलब जो आपका क्या है, चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, ठीक है। लंबवत हो तो जो इस पर बल लगेगा वो होगा क्यू वी बी साइन 90। तो ये क्यू वी बी के बराबर यानी ये वाला बल होगा मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा, ठीक है। यानी जब आपका चालक तार ऐसे रखा हुआ है सीधा चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत, तो उस पर अधिकतम बल काम करेगा, और अगर ऐसे रखा हुआ है तो उस पर न्यूनतम यानी 0 बल उस पर कार्य करेगा। तो ये दो क्या है आपके पास यहाँ पर विशेष स्थितियां हैं। अब इससे जो आगे टॉपिक है वो आपका है धारावाही चालक पर बल की दिशा। मैं यहीं पर लिख रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा बड़ा इतना नहीं टॉपिक है। धारावाही चालक पर बल की दिशा, ठीक है। तो बल की दिशा निकालने के इसमें दो नियम दिए हुए हैं भाई। जो जब आपके पास धारावाही चालक आ जाए तो उस पर बल की दिशा अपने कैसे निकालते हैं, उसके लिए दो नियम आपकी बुक में दिए हुए हैं। पहला जो नियम है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग ने क्या है, उसमें भी शायद नियम दिए थे, जो आगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण आएगा आपके चैप्टर नंबर 9, उसमें भी इसके नियम आएंगे, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अब ये नियम है क्या उसको देखो आपके सामने, यहां पर बुक की फोटो आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो बुक से आपको पढ़ के करवा रहा हूं मैं, और इसमें कुछ मैं अपनी तरफ से ऐड भी नहीं कर सकता। तो बोर्ड की दूसरी साइड, जिस साइड डायग्राम बना हुआ है उस साइड आपके पास फोटो आ जाएगी। क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? ये नियम कहता है कि अगर अपने क्या करें, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार रखा जाए कि वे चित्र 7.26 के अनुसार परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी बी वेक्टर की दिशा, ठीक है, मध्यमा आई वेक्टर विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक तार पर बल की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा, ठीक है। तो अब ये नियम क्या कह रहा है, देखो ये आपका है बायां हाथ, बायां हाथ ये वाला है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग देखो कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बायां हाथ यही है। तो इस बाएं हाथ की तीनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाना है भाई। ये इस साइड रहेगी, ये ऐसे रहेगी, और ये ऊपर, तीनों उंगलियां अब एक दूसरे की क्या है, लंबवत है, ऐसे फैलाना है आपको, ठीक है। अब ये वाली उंगली है, ये तर्जनी है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर इसको बोलते हैं, तर्जनी अंगूठे के साथ वाली फर्स्ट फिंगर, और ये मध्यमा है, जो सेंट्रल फिंगर इसको बोल देते हैं, बीच वाली, ठीक है। तो मध्यमा, क्योंकि देखो मध्यमा इसको इस कारण बोलते हैं, दो इधर रह जाती हैं, दो इधर, हाथ में जो 5 अंगूठे को मिला के होती हैं, ये बिल्कुल बीच वाली होती है, तो ये मध्यमा है, ठीक है। तो तर्जनी को आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र जिस साइड लगा हुआ है। मध्यमा को आपको किस साइड रखना है, जो धारा की दिशा में रखना है, या आप कह सकते हो एल वेक्टर की दिशा में रखना है। एल वेक्टर की दिशा और धारा की दिशा क्या होती है, सेम ही होती है। तो जो अंगूठा होगा वो ऑटोमेटिक से किसको दिखाएगा, आपके पास जो चालक आपने ले रखा है उस पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। समझ आई बात? तो ये क्या है, बाएं हाथ का नियम है,
समझ आई बात। तो बाएं हाथ का फ्लेमिंग ने ये नियम दिया था भाई इसको आप बी वेक्टर की दिशा में रखो, इसको क्या रखो, जो आपके पास क्या है धारा की दिशा में रखो, जिस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, या एल की दिशा में। तो ये क्या है, अंगूठा आपका किसको दिखाएगा, उस पर लगने वाले बल को। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो ये बी की दिशा में रखनी है आपको तर्जनी, इसको किसकी दिशा में रखना है, जो आपके पास चालक है उस पर जो धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब अगर यहां पर मैं ये नियम लगाता हूं तो ये ऐसे ही लगेगा, ये देखो ये बी वेक्टर की दिशा में गई अंगुली, ये आपको अंगुली इस टाइप से जब इसको मोड़ोगे तो ये आपकी धारा की दिशा में आ जाएगी। तो अंगूठा तो ऊपर की ओर ही रह रहा है ना आपके, तो तल के लंबवत ऊपर की ओर ही दिशा आ रही थी, तो अंगूठा ऑटोमेटिक से ऊपर की ओर आ रहा है। तो ये नियम आपको इस तरीके से लगाना है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से आपको हाथ को इस तरीके से घुमा के एडजस्ट करना, जैसे मर्जी पड़ सकता है, तो वो आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। बी वेक्टर आई और एफ, ठीक है, आई बी और एफ, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो नियम को। समझ आई बात। अब नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट नियम है आपके पास वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दूसरा जो नियम है वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब ये नियम आपको क्या कहता है, सबसे पहले आपके पास फोटो आ जाएगी और उसमें डायग्राम भी दिया हुआ है। दाएं हाथ को खोलना आपको, कि यदि हम दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाकर रखें कि अंगूठा विद्युत धारा आई की दिशा दिशा को तथा फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, तो चालक पर लगने वाले बल एफ वेक्टर की दिशा हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में होगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है नियम, भाई अपने क्या है दाएं हाथ को खोलना। अब फ्लेमिंग का ये बाएं हाथ का नियम था, अब ये दाएं का आ गया, तो दाएं हाथ को खोलना है आपको। तो दाएं हाथ में जो क्या है, जो अंगुलियां हैं आपकी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहनी चाहिए, और जो आपके पास क्या है ये वाला जो अंगूठा है आपका ये आई की दिशा में रहना चाहिए। तो इस जो हथेली का धक्का, अगर मान लो धक्का इस साइड मार रहे हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि यहां पर आप लंब डाल दो, तो वो लंब ही क्या होगा, जो बल की जो एफ वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करेगा। समझ आई। जो अंगुलियां किसको दिखानी है, आपके पास बी वेक्टर को, और जो आपके पास क्या है अंगूठा है वो आपको आई वेक्टर। तो जो बल है वो आपका क्या है, तल के लंबवत, यानी आपकी हथेली के लंबवत दिशा में लगेगा। समझ आई बात। तो अब आप देखो भी आपको क्या करना होगा, अंगुलियों को बी वेक्टर की दिशा में रखना है, इसको आई की दिशा में रखना है, तो जो आपका क्या है ये वाला इसके लंबवत। अब ये नियम यहां पर जो अप्लाई होगा इस डायग्राम में वो ऐसे होगा, ऐसे ये बी वेक्टर की दिशा में अंगुलियां होगी, ये अंगूठा आपका क्या हो गया धारा की दिशा में नीचे। तो अब इसके लंबवत ऐसे, तल के लंबवत बाहर की ओर क्या आ जाएगा, तल के लंबवत ऊपर की ओर क्या आ जाएगी, जो आपके पास बल की दिशा आ जाएगी। तो ये क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब देखो क्या है सबसे बड़ी चीज जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई यहां पर, वो ये है, समझ लो अब मेरी बात 2 मिनट। टॉपिक था वो आपका पूरा हो चुका है, नियमों का आपको रटा ही लगाना पड़ेगा, इसको ऐसे कैसे याद रखना पड़ेगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। कई बच्चे तो पेपरों के लिए इसमें लिख भी लेते हैं यहाँ बी या आई एफ है, ठीक है। तो अब देखो बात ये है कि जो आपके 4 नियम पहले आए थे, ठीक है, 4 नियम आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में थे चैप्टर के, 2 नियम बाद में आए, भी एन की तरह व्यवहार करता है, एस की तरह व्यवहार करता है, और एक था वो तो प्रायोगिक सत्यापन था हालांकि इसका। आप ऐसे कह सकते हो 4 नियम स्टार्टिंग वाले, एक सदिश गुणन वाला नियम 5, और 2 नियम ये आज वाले हो गए, टोटल 7 नियम हो गए। और सातों नियम में ये वाला जो नियम है हर एक पर लागू हो सकता है, ठीक है। जहां पर सदिश गुणा होगा वहां पर इस नियम को आप लगा सकते हो जिस भी सूत्र में। अब क्या है कि जो शुरू वाले 4 नियम थे, आज वाले 2 नियम हैं, ये सभी क्या हैं, किसी ना किसी स्पेसिफिक वस्तु पर लगते हैं। स्पेसिफिक वस्तु का मतलब कोई अल्पांश पर लगता है, कोई वृत्ताकार धारावाही चालक या कुंडली पर लगता है, कोई तार पर लगता है। तो इस प्रकार बटे हुए हैं सारे नियम। तो आपको एक पेज पर अलग से इन 7 नियम को लिख लेना है। ये वाला नियम भी चलो आप लिख लेना, उसमें ऐसे ही यानी खास नियम नहीं है,
मतलब आपकी बुक में अलग से नहीं दिया हुआ, वैसे तो खास है, लेकिन इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और दो नियम ये दोनों किसके लिए हैं? धारावाही चालक के लिए। ठीक है, इन सातों नियम को आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले ये नियम लगते किस पर हैं, फिर इसमें क्या है कि दाएं हाथ या बाएं हाथ का ही रोल है, तो दाएं हाथ की जो अंगुलियां हैं वो किसको दिखाती हैं, अंगूठा किसको दिखाता है, बस। ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी है। और ये जो नियम है आप कॉपी में, गारंटी है पेपर तक अगर आप 8 से लेके 10 बार लिख के देख लेते हो, अब बड़ी ईमानदारी से इसको याद करके और पेपर तक 8 से 10 बार लिख के देख लो इनको, तो आपके आराम से याद हो जाएंगे। सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को यही होती है कि कौन सा नियम लगेगा, मतलब या कौन सा नियम किसके लिए था। आपको आ गया फ्लेमिंग का दाएं हाथ, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगता है धारावाही चालक पर, आवेश पर, अल्पांश पर, वृत्ताकार कुंडली पर, तो आपको क्या आएगा ऑप्शन वहां पे? तो वह आपका ऑप्शन आएगा वहां पर चालक पर, धारावाही चालक पर। ठीक है, तो ये आपको क्या है, नियम याद रखनी है, अपने लेवल पर इनको तैयार करना है, चाहे आप लिख के जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर चिपका लो इन सातों नियमों को, या अपनी कॉपी में नोट कर लो, तो वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से बच्चों इनको याद करना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।